चलिए आज एक कहानी सुनाते हैं, बहुत ही अच्छी, एकदम रुला देने वाली। पिछले 20 सालों से हर रविवार की तरह इस रविवार की दोपहर को भी खाना खाने के बाद सूरज जल्दी से तैयार होने लगा। अलमारी से नीले रंग की शर्ट और ऑफिस जाने वाली पैंट निकालकर उसने पहन ली और निकल पड़ा। वहाँ से मेट्रो स्टेशन 1.5 किलोमीटर दूर था। वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते भर वो अपना फ़ोन चेक कर रहा था, पर कोई मैसेज नहीं था। स्टेशन पहुँचने में उसे करीब 3 बज गए। बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन जाने के लिए बीच में ही दिल्ली मेट्रो की वायलेट लाइट से मैजेंटा लाइट पकड़ने के लिए कालकाजी मंदिर मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो बदलनी पड़ती थी, पर उसने जानबूझकर गलती दोहराते हुए फिर से केवल कालकाजी मंदिर तक ही की टिकट ली और मेट्रो में सवार होकर चल पड़ा। सूरज एक गुपचुप सा रहने वाला लड़का था जो हमेशा अकेले ही रहता था। उसकी ज़िंदगी बहुत उबाऊ थी। हर रोज़ ऑफिस जाना और वहाँ से वापस आना, उसका यही एक काम था। उस अनजान से शहर में उसका कोई भी दोस्त नहीं था, इसलिए अक्सर वह अकेला ही घूमने फिरने जाया करता था। मेट्रो में सीट पर बैठकर उसने फ़ोन निकाला और चैट देखने लगा, लेकिन अभी भी वहाँ पर कोई मैसेज नहीं था। वह उदास था। बाहर झांकने पर मेट्रो से पूरा शहर उसे दिखाई दे रहा था। कितना व्यस्त शहर था, अपनी ही मंद में भागता हुआ बिना किसी का इंतजार किए। पर यहाँ कोई था तो जो इंतजार कर रहा था। ख्यालों में खोए हुए उसे पता नहीं चला कि कब आवाज़ आई, कालका जी मेट्रो स्टेशन दरवाजे बाई तरफ खुलेंगे। ये सुनते ही सूरज अपनी सीट से उठा और मेट्रो से बाहर निकल पड़ा। उसने अपने कदम तेजी से बढ़ा दिए। मैजेंटा लाइट पकड़ने के लिए उसे फिर से टिकट लेनी थी। वह चाहता तो सीधा बोटेनिकल गार्डन की टिकट ले सकता था, पर उसने जानबूझकर नहीं लिया। वो गलती जो उसने पहली मुलाकात पर की थी, आज वह जानबूझकर दोहरा रहा था। करीब 5 मिनट बाद सूरज को बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन की टिकट मिल गई। जल्दी से वह मेट्रो मेजेंटा लाइट की मेट्रो में बैठ गया। कुछ ही देर में वह बोटेनिकल गार्डन था। स्टेशन से बाहर आकर उसने इधर उधर नज़र दौड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन जिस शख्स को उसकी नज़रें खोज रही थी वो वहाँ पर नहीं था। सामने कैंटीन के पास जाकर उसने एक फ्रूटी ली और पीने लगा। नवंबर की गुनगुनाती ठंड में भी उसने आधा बोतल खत्म कर दिया और हमेशा की तरह आधा बोतल वहीं पर रख कर चला पड़ा। टिकट काउंटर पर पहुंचकर उसने मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन की 2 टिकट ले लिया और मेट्रो में बैठ गया। फ़ोन निकाल कर देखा तो बैटरी बहुत कम बची हुई थी। अचानक ही वह हल्की सी मुस्कान के साथ मुस्कुराने लगा, जैसे उसे कोई पिछली बात याद आ गई हो। उस एहसास को याद कर सूरज की आंखों से आंसू छलक आए। वह अपने बगल में देखता रहा। वहाँ कोई नहीं था। हाँ, कुछ लोग थे जो उसे घूर रहे थे। करीब 20 मिनट बाद वह मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन पहुंच गया। वहां से बाहर आते समय सीढ़ियों पर उसे एहसास हुआ जैसे कोई उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चल रहा हो, जैसे कोई उसको रास्ता दिखा रहा हो। उस कोमल हाथ का स्पर्श अभी भी उसकी यादों में जीवित था। वो हाथ जो नाजुक तो थे, पर उस दिन उसको कस के पकड़े हुए थे ताकि वो कहीं उससे बिछड़ ना जाए। स्टेशन पर ही लगे स्टॉल के पास जाकर सूरज ने कहा, भैया वो देना जो मक्के को उबाल कर बनाते हैं और उसमें नींबू और मिर्च भी लगाते हैं, पर नींबू थोड़ा ज़्यादा डालना उसमें। दुकानदार उसको अच्छे से पहचानता था। पिछले कई सालों से सूरज उस स्टॉल के पास से उस उबले मक्के को खरीदता था। दुकानदार ने खुद उसका नाम भी बताया था सूरज को। खैर, मुस्कुराते हुए दुकानदार ने सूरज को वो उबले मक्के थमाया और 50 रुपए ले लिए। पसंद न होते हुए भी उस मक्के को खाते हुए सूरज वहाँ से बाहर निकला। उसी उसी जाने पहचाने रास्ते पर उसके कदम बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में एक जगह पर उसे तीखे की वजह से प्यास लग गई। बगल में वहीं पुलिस स्टेशन था जिससे उसने कभी पानी भरा था बोतल में। अरे डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पागल, चलो यहाँ से पानी पी लेते हैं। तुम्हें बताना चाहिए था ना कि ये बहुत तीखा था। सूरज को वो हर एक बात अब भी याद थी।
पुलिस स्टेशन में लगे वाटर कूलर से पानी पीकर सूरज वहां से चल पड़ा। श्री अरबिंदो कॉलेज के पास वाले पार्क में घुसते समय उसके दिल की धड़कन तेज थी। सब कुछ वही था, वही पेड़, वही फूल, वही खेलते हुए बच्चे, वही रास्ते, वही दिन का समय, वही चहचहाती हुई चिड़िया, वही जमीन, वही आसमान, वही बादलों के अंदर से झांकता हुआ सूर्य। पर इस बार उसका हाथ किसी ने नहीं पकड़ा था। इस बार उसके साथ नहीं थी वो लड़की जो चंचल होकर एक गाने पर नाच रही थी। उस दिन सूरज ने अपना फ़ोन निकाला और यूट्यूब से वही गाना बजाने लगा। उसे नाचना नहीं आता था, फिर भी अपनी आंखें याद कर उसने नाचना शुरू कर दिया। उसकी बंद आंखों के सामने किरण का खिलखिलाता चेहरा साफ साफ दिखाई देने लगा। पूरे 4 मिनट तक वो पागलों की तरह पार्क में ही नाचता रहा। उसके पैर थके हुए थे पर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अंत में थक हार कर वो गिर गया। उसके हाथ में खरोच आ गई। हल्का सा खून भी बहने लगा, पर कुछ और भी था जो अपनी ही रफ्तार में बहता चला जा रहा था। आज वो हिम्मती इंसान रो रहा था। थोड़ी देर में वो वहाँ से उठा और चल पड़ा। फ़ोन की घंटी में अब शाम के 6 बज रहे थे। चलते चलते वो उस जगह पर जा पहुँचा जहाँ वो हमेशा बैठा करता था, उसी इमली के पेड़ के नीचे जिस दिन उन दोनों ने बैठकर खूब सारी बातें की थी। वो इमली का पेड़ गवाह था हर एक बातों का, हर एक वादों का, उमड़े हुए हर जज्बातों का, प्रेम में आतुर ख्यालों का। पर अब शायद उस इमली के पेड़ के मन में भी सवाल थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कौन थी वो? एक लड़की की आवाज़ पीछे से सुनाई दी। सूरज ने पीछे मुड़ के देखा तो करीब 18 साल की एक लड़की उसके पीछे खड़ी थी। सामने आकर उस लड़की ने दोबारा पूछा, अंकल कौन थी वो लड़की जिसके लिए आप हर रविवार को यहाँ आते हो? कौन हो आप और आपको कैसे मालूम ये सब? सूरज ने अकेले आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मेरा घर यही पास में ही है। मैं हर शाम इस पार्क में आती हूँ। पिछले साल रविवार से मैं आपको देख रही हूँ कि तुम करीब 4 बजे आते हो यहाँ। एक बार वही सब काम करते हो, उसी रास्ते पर चलते हो और 7 बजे ही यहाँ से चले जाते हो। मुझे बता सकते हो? मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, उस लड़की ने कहा। उसका नाम किरण है शायद था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा भी है या नहीं। सूरज ने हिम्मत बांध कर बताया, पूरी बात बताओ प्लीज़, मुझे पूरी कहानी जाननी है, उस लड़की ने कहा। सारी बात बताने वाले थे, मुझे अब जाना होगा। मैं सारी बात आपको अगले रविवार को बताऊंगा। अच्छा एक काम करोगी क्या आप? मेरा मेरा सूरज ने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ जरूर, बोलिए, उस लड़की ने कहा। अगर किरण कहीं दिखे तो उससे आप कहना कि मैं अभी भी वैसा ही हूँ जैसा तुम छोड़ कर गई थी मुझे। मेरा पसंदीदा रंग अब भी वही है जो तुम्हारा पसंदीदा रंग हुआ करता था। मैं सोचता हूँ हर बार कि सब कुछ तो वैसा ही है, तुम कहीं नहीं गई, यही हो मेरी बातों में, मेरे ख्यालों में, मेरी आदतों में, मेरी हर धड़कन में। दुनिया कहती है कि लोग भूल जाते हैं, पर मैं क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ तुम्हारी एक भी चीज़। क्यों आती है मुझे हर पल तुम्हारी याद? क्यों करता हूँ मैं आज भी तुम्हारा इंतज़ार? चाहे कुछ भी हो मैं करता रहूँगा, हमेशा तुम्हारा इंतज़ार, बस तुम्हारा ही इंतज़ार, सूरज ने नम आंखों से कहा। जाते जाते एक पत्थर का टुकड़ा सूरज ने उठाया और इमली के पेड़ पर एक और लाइन खींच दी। ठीक है, मैं कह दूंगी अगर मिली तो, और मैं अगले रविवार को आपका यहीं इंतज़ार करूंगी, उस लड़की ने इमली के पेड़ को देखते हुए कहा। एक हफ्ता और बीत गया। आज फिर से रविवार का दिन था। हमेशा की तरह सूरज आज भी मालवीय नगर के पार्क में शाम के समय पहुंचा। अंधेरा होने को था। हल्की हल्की ठंड लोगों को पार्क से अपने घरों को जाने को विवश कर रही थी। सूरज ने केवल शर्ट पहन रखी थी, इसलिए उसे भी ठंड लगने लगी थी। फिर भी वो वहीं पार्क में इमली के पेड़ के नीचे बैठा रहा। थोड़ी ही देर में वो लड़की उसके पास आई। मैं आपका दोपहर से ही इंतजार कर रही थी अंकल, पर आप शाम के समय ठंड लगने लगी तो मैं अपने घर स्वेटर लेने चली गई थी, उस लड़की ने सूरज से कहा। कोई बात नहीं, सूरज ने धीमी आवाज में कहा।
तो कैसे हो आप अंकल? अच्छा, आपको ठंड नहीं लग रही क्या? उस लड़की ने पूछा। जब मैं पहली बार यहाँ आया था उस दिन हल्की हल्की गर्मी थी। उस गर्मी का एहसास अभी भी मेरे हृदय में जीवित है, सूरज ने कहा। मैंने एक और सवाल पूछा था कि कैसे हो आप? उस लड़की ने कहा, हर रोज तो मैं ठीक रहता हूँ, पर रविवार के दिन एक बेबसी मेरे दिल में आ बैठती है और मुझे इस जगह पर खींच लाती है। सूरज ने कहा, ये कैसी बेबसी है जो एक इंसान को तड़पने पर मजबूर कर देती है। आपकी तड़प को देखकर मुझे आपकी कहानी जानने की बहुत इच्छा हो रही है। प्लीज़ बताओ कि कौन थी वो किरण जिसने एक अच्छे इंसान के जीवन में अंधेरा ला दिया। उस लड़की ने कहा। सूरज ने पहले ध्यान से उस लड़की की तरफ देखा। कुछ समय सोचने के बाद फिर वो चुपचाप बैठ गया। अरे अंकल, दुख बांटने से कम होता है, बताओ तो सही। उस लड़की ने पार्क की घास पर पालथी मार कर बैठते हुए कहा। तुम तो एकदम से बच्ची की तरह पीछे ही पड़ गई। नाम क्या है तुम्हारा? सूरज ने पूछा। मेरा नाम आकृति है। चलो अंकल, अब बताओ जल्दी से, उस लड़की ने कहा। ठीक है, बताता हूँ। हमारी मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। एक दिन मेरे पोस्ट पर एक लड़की ने कमेंट किया। मैंने उसे वहीं पर जवाब भी दिया। फिर भी कुछ ही देर में उसने मुझे मैसेज किया। हमने कुछ देर तक बात की। उस लड़की का नाम किरण था। सूरज ने पुरानी यादों के घड़े से थोड़ी सी याद निकालते हुए कहा। ओह, फेसबुक वाला प्यार, आगे क्या हुआ? आकृति ने बीच में ही बोलते हुए कहा। अगले दिन सुबह को जब मैं उठा तो उसका मैसेज था, गुड मॉर्निंग, कैसे हो किरण? सूरज ने बिना अंधेरे में है, मैंने भी उसका रिप्लाई दिया। सूरज का वजूद भी किरण के बिना न के बराबर ही है। उस दिन हम दोनों की करीब 3 घंटे बात हुई। हम दोनों ने एक दूसरे के बारे में काफ़ी बातें जान ली थी। उसने मुझे अपने परिवार के बारे में बताया। उसने ये भी बताया कि उसके माँ और पापा अलग रहते हैं तथा वो अपने भाई के साथ दिल्ली के कॉलेज में पढ़ाई करती है। उसका भाई जियो कंपनी में इंजीनियर है, लेकिन असली घर उसका वाराणसी में है। मैंने भी अपने बारे में उसे बताया। उसे मेरा अंदाज अच्छा लगा और फिर क्या था, हम दोनों हर रोज घंटों बातें करने लगे। ओह अच्छा, आकृति ने हंसते हुए कहा। हाँ, एक दिन उसने मुझे बताया कि उसने मुझसे एक बात छुपाई है। मेरे पूछने पर उसने कहा कि उसके मम्मी और पापा अलग रहते हैं, उन दोनों की नहीं बनती। इस बात पर मैं खुश था कि चलो ठीक है, उसने कम से कम मुझे सच तो बताया, भले ही देर से ही सही। सूरज ने कहा। क्या तुमने उनके अलग होने का कारण पूछा? सूरज ने आकृति से पूछा। हाँ, मैंने उनसे इसका कारण पूछा था। उन्होंने बताया कि ये उन दो लोगों की मर्जी है, वो जैसा चाहेंगे वैसा रह सकते हैं। अगर वो अपने बच्चों की फिक्र करते तो अलग नहीं होते। कभी उसकी इस बात पर मैं सोच में पड़ गया कि एक लड़की जो अकेले माँ बाप के बगैर रह रही है, उसके मन में क्या क्या बातें चल रही होंगी। आगे क्या हुआ? आकृति ने पूछा। हम दोनों ऐसे ही बातें करते रहे। न हमें की दिन की परवाह, न रात की, न सोने की चिंता। सूरज ने कहा। ऐसे कैसे चलेगा सर जी? सूरज को एक ही अगर दिन और रात की परवाह नहीं रहती तो इस दुनिया का तो अंत हो जाएगा ना। आकृति ने बीच में ही सूरज की टांग खींचते हुए कहा। सूरज उसका मुंह देखता रह गया। वो अकेली श्रोता बहुत ही जोर से खिलखिला रही थी। उसकी हंसी देख के सूरज के अंदर का गुस्सा शांत हो गया और उसने बोलना शुरू किया। मुझे उससे प्यार हो गया था। हर रोज उससे बातें करने का मन करता था। घंटों बातें होती थी, फिर भी वो कम ही लगती थी। एक दिन मैंने उसे अपने दिल की बात बोल दिया। मुझे डर था कि कहीं वो मना न कर दे, पर उस वक्त मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब उसने कहा कि वो भी मुझे पसंद करती है, मैं बहुत खुश हुआ। उस समय मैं 7वें आसमान पर था। सब कुछ अलग लग रहा था। एक अलग एहसास जो मन को हर चीज़ प्यार से देखने पर मजबूर कर रहा था। ओह,
क्या बात है, अगर मैं उस समय रही होती न तो एक बहुत बड़ी पार्टी लेती आप दोनों से। आकृति ने हंसते हुए कहा। हाँ ठीक है। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से मिलने को बेताब थे। उसने मुझसे कहा कि जब भी मैं उससे मिलने आऊं उस वक्त मैं ऑफिस के कपड़े पहन के मिलने जाऊं। मैंने भी उससे कहा कि जब वो मिलने आए वो अपनी मनपसंद ड्रेस में आए। उसने मुझे अपनी ढेर सारी फोटोज और गाने ईमेल के जरिए भेजी। जिस तरह माली को अपने बाग से फूल के खिलने का, किसान को सावन की बारिश का, माँ को अपने बच्चों के सही सलामत घर वापस आने का इंतज़ार होता है, उसी तरह हम दोनों एक दूसरे से मिलने की घड़ी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। पर जल्द ही वो इंतज़ार भी ख़त्म हो गया जब एक रविवार के दिन करीब 2 बजे उसका मैसेज आया और उसने कहा कि वो मिलना चाहती है। उसने मुझसे एक लोकेशन भेजी, बोटेनिकल गार्डन। मैं बहुत खुश था। तुरंत उससे मिलने के लिए मैं तैयार होने लगा। सूरज ने कहा, 1 मिनट, ईमेल से फ़ोटो भेजा, यानी कि किरण जी ने अपना नंबर नहीं दिया था। क्या आप लोग अभी भी मैसेज से क्यों बातें करते थे? जब प्यार करते थे तो कॉल से बात करनी चाहिए चाहिए थी ना। मुझे अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है। कुछ तो है जो छूट रहा है। यहाँ कुछ तो है जो फिट नहीं बैठ रहा है। आकृति ने सवाल पूछते हुए कहा। 7 बज चुके थे, अब मुझे जाना चाहिए। सूरज ने कहा, अरे इतनी सी बात को बताने में इतना समय लगेगा? बता दो ना अंकल। आकृति ने अपनी जगह पर खड़ी होते हुए कहा। सूरज ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और नीचे जमीन पर से एक पत्थर का छोटा टुकड़ा उठाया और इमली के पेड़ पर एक और लकीर खींचने के बाद वहां से चला गया। आकृति चुपचाप उसे देख रही थी। खींचते हुए उसने कहा, हे भगवान, अब इनकी कहानी को जानने के लिए मुझे अभी और कितने हफ्तों का इंतजार करना पड़ेगा। 1 हफ्ता और बीत गया। आज फिर से रविवार का दिन था। वही सब करते हुए सूरज उस पार्क में जा पहुंचा। उसने आज भी स्वेटर नहीं पहन रखा था। उसने पार्क में घुसते हुए देखा कि गेट पर ही आकृति खड़ी थी और उसका इंतजार कर रही थी। सूरज ने कुछ नहीं बोला। उसे अनदेखा कर वह पार्क के अंदर जा ही रहा था कि आकृति ने उसे आवाज़ दी। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? मैं आपका यहाँ पर पिछले 1 घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ। खड़े खड़े मेरे पैर दुखने लगे हैं और आप हो कि खड़ूस जैसे मेरी तरफ देखा ही नहीं। हेलो, कैसी हो? सूरज ने आकृति से पूछा। मैं तो ठीक हूँ और आज तो मैं कहानी पूरी सुन के जाऊंगी, इसलिए गेट पर ही खड़ी थी। आकृति ने हंसते हुए कहा। सूरज ने कुछ नहीं बोला। वो पार्क में घूमता रहा। आकृति भी उसके पीछे पीछे घूमती रही। करीब 40 मिनट घूमने के बाद अंत में उस इमली के पेड़ के नीचे आकर दोनों बैठ गए। अब तो कहानी बता दो सर जी। आप दोनों ने प्यार किया, इजहार किया, मिलने का समय भी आ गया और फ़ोन नंबर नहीं लिया एक दूसरे का, पर क्यों? आकृति ने पूछा। उस दिन मैं बहुत खुश था। किरण से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित था। अलमारी से मैंने नीले रंग की शर्ट और ऑफिस वाली पैंट निकाली और पहन के चला गया। दोपहर के 3 बज रहे थे। पैदल ही 1 किलोमीटर चलना था। धूप तेज थी पर धूप का कहीं असर नहीं दिख रहा था। मेट्रो स्टेशन पहुंचकर मैंने कालका जी मंदिर मेट्रो स्टेशन तक की टिकट ली और मेट्रो में बैठ गया। बार बार उसका मैसेज आ रहा था कि मैं कहाँ तक पहुंचा। कालका जी मेट्रो स्टेशन से मुझे मेट्रो बदलनी थी। मैंने एक गलती कर दी थी। दरअसल मुझे बोटेनिकल गार्डन की टिकट लेनी थी, पर मैंने बस कालका जी तक ही टिकट ली थी, इसलिए दोबारा टिकट लेने में मुझे और देर होने लगी। उधर फ़ोन पर किरण का मैसेज आए जा रहा था। करीब 10 मिनट बाद मैं कालका जी से बोटेनिकल गार्डन वाली मेट्रो में बैठ गया। मेरा दिल काफ़ी तेज धड़क रहा था। मन में सवाल थे, पर उन सवालों से परे मैं उत्साहित था। अपने प्यार को देखने के लिए
मैं बेचैन था। मैसेज पर ही किरण ने बताया कि वो बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के गेट के पास ही सीढ़ियों के नज़दीक खड़ी है। वहाँ मेट्रो से उतरकर मैं तेज़ी से बाहर के गेट के पास पहुँचा। वो वहाँ नहीं थी। उसने फिर बताया कि बाहर एक कैंटीन है, उसके पास ही वो खड़ी है। मैंने अपनी निगाहें दौड़ानी शुरू कर दी। कुछ ही पल में मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो हरे रंग और नारंगी रंग के लिबास में खड़ी थी। उसके पास जाते ही उसने मुझे गले से लगा लिया। उसके बाद हम दोनों एक जगह बैठ गए, हाथों में हाथ थमकर बातें करते रहे। वो मुझे देखते जा रही थी। उसने अपने हैंडबैग से एक फूटी सी बोतल निकाली और मुझे देते हुए कहा, इसे पी लो, थक गए होगे। इसमें से मैंने आधी पी ली। तुम्हारा इंतज़ार करते करते मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी, पर मैंने पीना शुरू किया और थोड़ा सा पीने के बाद उसे दे दिया। सूरज ने गहरी यादों में खोते हुए बताया, आगे क्या हुआ? आकृति ने बीच में ही बोलते हुए कहा। सूरज ने बताना शुरू किया, एक बात बताइए सूरज, आप तो भागे चले आए। आपको ये नहीं लगा कि मैं धोखा भी दे सकती थी और आपसे मिलने नहीं आती? किरण ने सूरज से पूछा। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। मुझे भरोसा था कि आप जरूर आएंगी। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, पता है, आज ही मैं सुबह को दिल्ली आई थी। कुछ काम था, सोचा कि आपसे भी मिल लूं, इसलिए जल्दी से आपको बुलाना पड़ा। आप मेरे लिए कुछ लाए? किरण ने पूछा। सारी, मैं जल्दी जल्दी में कुछ नहीं लाया, लाना ही भूल गया। पर कोई बात नहीं, अगली बार ला दूंगा। सूरज ने कहा। अरे कोई बात नहीं, आप आ गए इतना काफ़ी है। वैसे मैंने आपके लिए कुछ लाया है। किरण ने हैंडबैग में से एक डेयरी मिल्क निकाला और सूरज को देते हुए कहा, ये आपके लिए। सूरज ने डेयरी मिल्क को देखते हुए कहा, इसे मिलकर खाते हैं। नहीं, ये आपके लिए है, आप इसे अपने पास रख लो और आराम से घर जाके खाना। किरण ने कहा, ठीक है। वैसे आपका दिल्ली वाला घर यहाँ से कितनी दूर है? सूरज ने पूछा। ज़्यादा दूर नहीं है, मुझे बस 5 मिनट ही लगे यहाँ आने में। किरण ने कहा, ओह, यानी कि आप तब से मेरा इंतज़ार कर रही हैं थी? सूरज ने पूछा। जी हाँ, तभी तो मैंने आपके इंतज़ार में आधी फूटी ही खत्म कर दी। किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो तो है। अच्छा, आपने एक वो फ़ोटो जो भेजी थी, वो किस पार्क की थी? सूरज ने पूछा। ओह, वो वाली फ़ोटो? वो तो मेरे कॉलेज के पास एक पार्क है, उसी की फ़ोटो है। वो मालवीय नगर में पड़ता है। किरण ने कहा। अच्छा, कितनी दूर है वो यहाँ से? सूरज ने पूछा। वहाँ चलेंगे आप? किरण ने पूछा उत्सुकता से। ठीक है, चलते हैं। आप जहाँ ले जाओगी हम चलेंगे। कितना समय लगेगा जाने में? क्योंकि अभी 4:30 बज चुके हैं। सूरज ने कहा। आप चिंता मत कीजिए, बस मेरा हाथ कस के पकड़ लीजिए, सारा रास्ता मैं दिखाऊंगी। किरण ने सूरज का हाथ पकड़ते हुए कहा। टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद दोनों मालवीय नगर की तरफ जाने वाली मेट्रो पकड़ने चल पड़े। स्टेशन पर बनी सीढ़ियां पर दोनों कदम से कदम मिलाकर चल पड़े थे। किरण ने सूरज का हाथ जोर से पकड़ रखा था, जैसे कोई बुजुर्ग छोटे बच्चे का हाथ कस के पकड़ के रखता है। बेशक शाम होने को थी, लेकिन सूरज का उदय हो रहा था। उसकी किरण के साथ मालवीय नगर की तरफ जाने वाली मेट्रो कुछ ही देर में आ गई और वो दोनों प्यार के पंछी उसमें सवार हो गए। मौजूदा समय, ओह, ये कहानी तो और भी मज़ेदार होती जा रही है। दो प्यार करने वाले इंसान, उनका पहली बार मिलना, प्यार भरी बातें करना, एक साथ हाथ पकड़े चलना। वाह, आगे क्या हुआ? ना पूछो, वो कैसा पल था। वो मुस्कुरा रही थी। उसका मुझे देख के मुस्कुराना स्वर्ग का अनुभव दे रहा था। उसका मुझे नज़रें मिलाकर देखना मेरा कत्ल किए जा रहा था। उसका मेरी बाहों में बाहें डालकर चलना मुझे असीम मोहब्बत का एहसास दे रहा था। सब कुछ हसीन था और उसका साथ भी।
वो पल भी, वो किरण भी, ये आप फ़ोन को बार बार क्यों देख रहे हैं? मैं आपके बगल में बैठी हूँ, मुझे देखिए ना। किरण ने सूरज को फ़ोन की तरफ देखने पर कहा, सॉरी, इसमें बैटरी खत्म होने वाली है। जल्दी जल्दी में मैं चार्ज भी नहीं कर पाया। सूरज ने अपना फ़ोन दिखाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे दो, आप मैं चार्ज में लगा देती हूँ। किरण ने अपने हैंडबैग से चार्जर निकाला और मेट्रो में बने हुए सॉकेट में लगा दिया तथा सीट पर पालथी मार कर बैठ गई। सूरज ने उसे देखा और हंसने लगा। क्या? ऐसे क्यों हंस रहे हो, पागल? मैं अक्सर ऐसे ही पालथी मार कर बैठती हूँ, मुझे ऐसे ही बैठना अच्छा लगता है, किरण ने बेबाक अंदाज में कहा। अच्छा, वैसे अभी कितनी देर लगेगी पहुँचने में? सूरज ने मेट्रो के बाहर देखते हुए कहा। बस पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ी ही देर में। ओह गॉड, आपका फ़ोन भी चार्ज नहीं हो पाएगा अब तो, किरण ने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहा। कोई बात नहीं, सूरज ने कहा। किरण से कहा। थोड़ी ही देर में मेट्रो ने उन दो प्रेमियों को मालवीय नगर स्टेशन पर पहुंचा दिया। फिर से सीढ़ियों से उतरते और चढ़ते समय किरण ने सूरज का हाथ कस के पकड़ रखा था। स्टेशन पर ही बने एक कैंटीन के सामने रुककर किरण ने कहा, एक मिनट जरा रुकना। सूरज वहीं पर रुक गया। किरण ने दुकानदार से जाकर बोला, भैया एक स्वीट कॉर्न दे दीजिए, थोड़ा स्पाइसी और उसमें नींबू थोड़ा ज़्यादा मिलाना। सूरज ने किरण को कुछ खरीदते हुए देखा तो जेब से पैसे निकालकर दुकानदार को देने लगा। ये क्या कर रहे हो? मैं घुमाने ले आई हूँ तो पैसे भी मैं ही दूंगी, किरण ने सूरज को घूरते हुए कहा। पैसे देने के बाद किरण ने सूरज का हाथ थामा और चलने लगी। वो दोनों स्वीट कॉर्न बारी बारी से खा रहे थे। सूरज को तीखी लग रहा था। किरण के सामने वो कुछ नहीं बोल पा रहा था, पर किरण ने समझ लिया सामने ही पुलिस स्टेशन था। सूरज थोड़ा डर रहा था। आप मुझे यहाँ क्यों ले जा रही हैं? पकड़वाने का इरादा है क्या? सूरज ने पूछा। अरे बुद्धू, मैं अपने कॉलेज जाते समय अक्सर यहीं से पानी भरा करती थी। आपको तीखा लग रहा है ना? चलो पानी पी लेते हैं, किरण ने सूरज को थाने में लगे वाटर कूलर के पास ले जाते हुए कहा। आपको कैसे पता चला कि मुझे तीखा लग रहा है? पानी पीने के बाद सूरज ने पूछा। इंसान चाहे कितना ही छुपा ले, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बताकर जाती है, किरण ने हंसते हुए कहा। बगल में ही किरण का कॉलेज था, श्री अरबिंदो कॉलेज। बाहर से देखने पर काफ़ी बड़ा लग रहा था। उसका गेट बंद था। बाहर से ही वो अपने कॉलेज को बड़े ध्यान से देखने लगी। कुछ क्षण के लिए वो एकदम से यादों में खो गई। सूरज के पुकारने पर अतीत की यादों को छोड़ वो वर्तमान में आई। वक्त कितना जल्दी बदल जाता है ना। इसी कॉलेज में मैंने 3 साल गुजारे। हर रोज़ मैं मेरी दोस्त इसी कॉलेज में मस्ती किया करते थे। एक साथ बेंच पर बैठ के लेक्चर अटेंड करते थे। वो वक्त फिर से नहीं आएगा ना, किरण ने भावुक स्वर में कहा। वक्त तो फिर से नहीं आएगा, इसलिए हमें वक्त के साथ चलना सीखना पड़ता है, सूरज ने किरण का हाथ पकड़ते हुए कहा। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट करके। अगले वीडियो में फिर अच्छी कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।